हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट पेपर 2 के 28 जुलाई 2013 के पेपर को सॉल्व करेंगे और जिसमें हम सीडीपी के पोर्शन को देखेंगे। ओके, तो आज हम सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को देखेंगे एंड नेक्स्ट डे हम 16 to 30 क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। आलोचना मतलब कि मतलब कहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए, ये बताना है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। सेकंड ऑप्शन, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती हैं। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती हैं। यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे ऑप्शंस हैं, इनमें अगर हम बात करें तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। मैंने अपनी जो सीडीपी की थ्योरीज़ हैं उनमें कराया भी हुआ है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस सिद्धांत में गार्डनर ने यह बताया था कि बुद्धि का जो स्वरूप है वो एकाकी यानी कि सिंगुलर ना होकर बहुकारकीय होता है, यानी कि मल्टीफैक्टर होता है, तथा बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। ठीक है, प्रतिभाएं होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। यानी कि इनमें से जो मतलब सही होने की संभावना कौन सा ऐसा है जिसके गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ये बताना है। ठीक है, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, बच्चे जो हैं वो निश्चित ज्ञान के साथ ही प्रवेश करते हैं। और भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न भिन्न गतिविधियां होती हैं। तो भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, ये बात वाइगोत्स्की ने कही है, ये भी सही है। भाषा विचार पर आधारित है। जो भाषा है हमारी, जो लैंग्वेज है वो थॉट्स पर बेस्ड है, तो ये पियाजे ने कहा है, ये भी ठीक है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। देखिए ये बात कही है बीएफ स्किनर ने, तो बीएफ स्किनर ने लैंग्वेज को लेके कुछ भी नहीं कहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से ये जो थे एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, सेकंड ऑप्शन जेंडर भूमिका दबाव, थर्ड ऑप्शन जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, फोर्थ ऑप्शन जेंडर भूमिका नैदानिकी। ठीक है, तो सामाजिक जो भूमिकाएं हैं उसके कारण, ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण जो सौंपी गई विशिष्टताएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ठीक है, जेंडर भूमिका की जो रूढ़िबद्धता होती है वो कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। यानी कि जो अधिगम है, जो हमारी लर्निंग है, उसको ज़्यादा करने के लिए कौन सा उचित है, मतलब अधिगम को बढ़ाने के लिए कौन सा उचित है, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। यानी कि अपने साथ साथ, यानी हमने कितना सीखा है उसके साथ साथ बच्चे को ये भी देखना चाहिए कि उसके साथ के उसके फ्रेंड्स ने कितना सीखा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। थर्ड है, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट है, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मतभिन्न से बचा जा सके। तो इसमें केवल यही एक ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अगर आप अपना अधिगम को बढ़ाना चाहते हैं, अधिक से अधिक करना चाहते हैं, तो आपको अपने अधिगम यानी कि अपने सीखने के साथ साथ जो आपके साथ वाले जो पीयर ग्रुप है वो कितना सीख रहे हैं उसकी भी पहचान करनी होगी, उनकी भी संज्ञानात्मक शैली की पहचान
करनी होगी। आपकी जो सीखने की शैली है, संज्ञानात्मक शैली, कॉग्निटिव शैली, उसके साथ साथ आपको अपने फ्रेंड्स की भी कॉग्निटिव शैली देखनी होगी। अच्छा, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाए जा सकें। तो व्यक्तिगत विभिन्नता में समान तो कोई होता ही नहीं है ना। कोई भी जो स्टूडेंट है, कोई भी दो पर्सन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत वो समान नहीं होते हैं। सभी में अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर केंद्रित नहीं रह सकता। बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कोई टॉपिक किसी तरह से पढ़ाना पड़े और वहीं दूसरा टॉपिक किसी और तरह से पढ़ाना पड़े, तो आप एक ही अधिगम शैली पर केंद्रित नहीं हो सकते। नेक्स्ट है समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए। तो ऐसा अगर करेंगे तो इससे बच्चे में हीन भावना आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। यानी कि बस इस एक के अतिरिक्त बाकी सभी सीखने के जो रूप हैं उनको बढ़ावा देते हैं। सीखने के रूप का जो आकलन है उसको बढ़ावा देते हैं। कौन नहीं देता है उसको बताना है। फर्स्ट है, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। सेकंड, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। थर्ड, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। फोर्थ, जितनी संभावना हो शिक्षार्थी का लगातार परीक्षण लेना। तो अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं कुछ भी, उसके सीखने के आकलन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये जो आपने ऊपर के 3 हैं ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितना संभावना हो बार बार उसका टेस्ट लेना, इससे सीखने के रूप का आकलन जो है वो बढ़ावा मतलब यहाँ से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अंकों पर नहीं कर सकते ना। जो हमारा सीसी पैटर्न आया है उसमें अंकों पर बल ना देकर बच्चे के मतलब होलास्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है। यानी कि बच्चे का संपूर्ण डेवलपमेंट किस तरह से होगा उस पर ध्यान दिया गया है। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये हमारा सही होगा कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेने के अतिरिक्त, यानी कि आप ये करने के अतिरिक्त अन्य सभी सीखने के आकलन को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि आवश्यकता से अधिक आप बार बार अगर टेस्ट लेते रहेंगे बच्चे के, तो बच्चों का जो अधिगम स्तर है, जो लर्निंग स्टेज है बच्चे की, वो प्रत्यक्ष रूप से उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। तो वहीं से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। चलिए इसको देख लेते हैं। एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। देखिए, अगर आपने अभी तक असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से CTET, NVS, KVS हर जगह क्वेश्चन वहाँ से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ बस जो स्टेट लेवल टेस्ट है वहाँ पर थोड़ा सा कम इसको महत्व दिया जाता है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक बावर्ची है, एक शेफ़ है, वो खाना पकाते समय खाने को चख रहा है। कब चख रहा है ये ध्यान देने वाली बात है। खाना पकाते समय, ठीक है, ड्यूरिंग कुकिंग। मैंने पढ़ाया था ना कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब हम करते हैं वो हम कब करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि आप वहाँ पर सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं। अगर आपका कुछ गलत तो आप इसलिए आकलन कर रहे हैं ताकि आप आगे भी कुछ सीख सकें, ये एंड नहीं है। अगर खाना बनाने के बाद अगर वह चखता है खाने के लिए तो ये क्या हो जाता, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का आकलन, कि उसने क्या सीखा है उसका आकलन। ठीक है, और अभी ये क्या है, सीखने के लिए आकलन। तो ये आई होप ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा और समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरपरक अनुदेशन है। फर्स्ट, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित और स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां। फोर्थ, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। ठीक है, तो अंतरपरक जो अनुदेशन है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है।
तो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो समूहीकरण में विविध रूपों का प्रयोग किया जाता है वो होता है अंतरपरक अनुदेशन। ठीक है, उसे हम कहते हैं अंतरपरक अनुदेशन, यानी कि मतलब एक बच्चे को कुछ अलग आता है, दूसरे को कुछ अलग आता है, तो हमने इस तरह से पूरा बच्चों का ग्रुप बना दिया है। तो इससे शिक्षार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, समूहीकरण के विविध रूप यहाँ से मिल जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं अंतरपरक अनुदेशन। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से जो वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करना कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, यह एक शिक्षक को करना चाहिए। ये जानने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है, तो ये तो भाई रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थियों की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे की अगर आप अक्षमता अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो उससे पहले जो बच्चे हैं उनकी मातृभाषा को मूल्यांकन कर लेना चाहिए। ओके, इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा किस विशिष्ट शिक्षा वर्ग से आता है। ओके, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि वह सर्वप्रथम उसकी मातृभाषा का ही तो हम मूल्यांकन करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। निम्नलिखित में से इस एक के अतिरिक्त बाकी सभी के कारण अधिगम अक्षमता उपलब्ध हो सकती है। अब ये एक कौन सा कारण है ये बताना है। फर्स्ट, शिक्षक की शिक्षण शैली। सेकंड, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन। थर्ड, मंदबुद्धि। फोर्थ, शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो मतलब ये देखिए यहाँ पर किस एक के अतिरिक्त यानी कि किस एक को छोड़कर बाकी सभी कारणों से अधिगम अक्षमता हो सकती है। तो ये जो तीन ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन से अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है बच्चे में। जैसे जन्म से पहले अगर जो है वो मदिरा सेवन यानी कि ज़्यादा अगर अल्कोहल लेती है तब। मंदबुद्धिता, अगर कोई पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स में अगर मंदबुद्धिता है तो उससे भी बच्चों में अधिगम अक्षमता हो सकती है। या फिर बच्चे में जन्मजात अधिगम अक्षमता ये हो मंदबुद्धिता की, या फिर शैशव काल में कोई दिमागी बुखार बन गया हो जिसकी वजह से भी अधिगम अक्षमता आ जाती है, दिमाग पर फर्क पड़ता है। लेकिन शिक्षक की शिक्षण शैली से किसी भी तरह की कोई भी अधिगम अक्षमता नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी ये फर्स्ट पर है, फर्स्ट एकदम करेक्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। शाम को फिर आपके लिए सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस के साथ एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए क्योंकि हमारे पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। ओके, तो थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।